नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यपुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था श्रम की असीमित पूर्ति के सिद्धांत। उसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक तो जीवन निर्वाह क्षेत्र, एक औद्योगिक क्षेत्र। उन क्षेत्रों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और लुईस ने जो जो मान्यताएं ली थी अपने सिद्धांत में, उनके बारे में अपनी विस्तृत चर्चा की थी। अब इसमें हम बंद अर्थव्यवस्था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात एक देश से दूसरे देश में नहीं किए जाते हैं, अर्थात एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत कोई भी वस्तु और सेवाओं का व्यापार नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं बंद क्लोज्ड इकोनॉमी। एक निर्वाह क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है या जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसको हम निर्वाह क्षेत्र कहते हैं, जिसमें निर्वाह मजदूरी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, निर्वाह मजदूरी जो केवल जीवन व्यापन के लिए जो मजदूरी मिलती है, जिसमें अपन रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा कोई भी बचत नहीं कर सकते हैं, वो होती है लिविंग वेज, निर्वाह मजदूरी। पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है। यहाँ सीमांत उत्पादकता 0 है। मैंने सीमांत उत्पादकता बताया था आपको कि एक अतिरिक्त इकाई श्रम का उपयोग करने पे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक श्रमिक है, वो 10 क्विंटल अनाज पैदा करता है एक भूमि पे, एक इकाई भूमि पे। भूमि की इकाई स्थिर है, श्रमिक की इकाई बढ़ा के 2 कर दो और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब इसमें क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। यहाँ क्या है, उत्पादन कितना है, उत्पादन में परिवर्तन कितना है, 0। तो यहाँ सीमांत उत्पादकता कितनी हो गई, 0। निर्वाह क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी तथा पिछड़ी हुई कृषि पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तकनीकी का भी अभाव होता है और जनसंख्या का क्या होता है, आधिक्य होता है। क्योंकि यह क्षेत्र अल्पविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, यहाँ श्रम की असीमित पूर्ति होती है, जनाधिक्य की स्थिति रहती है। यहाँ रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का क्या होता है, अभाव होता है। और जो रोजगार होता है वो किस प्रकार का होता है, बेरोजगारी कौन सी होती है, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे अपन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यहाँ निम्न उत्पादकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि तकनीकी ज्ञान का स्तर बहुत नीचा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या जो निर्वाह क्षेत्र होता है वहाँ टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत नीचा होता है तथा पूंजी श्रम अनुपात बहुत नीचा होता है। पूंजी श्रम अनुपात नीचा मतलब पूंजी के श्रम एल। इसका मतलब क्या है, श्रमिकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा और पूंजी की संख्या बहुत कम, तो श्रमिक पूंजी की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। इसलिए पूंजी श्रम अनुपात क्या होता है, नीचा होता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। जैसे जैसे यहाँ परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में अपन पढ़ते हैं कि एक इकाई भूमि की एक इकाई रखते हैं, श्रमिकों की एक इकाई बढ़ाते हैं, तो कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से, फिर अधिकतम, फिर घटती दर से होता है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम। चूंकि कृषि पिछड़ी हुई है, उत्पादकता नीची है, अतः विकास के लिए लुईस क्या कहते हैं, लुईस कहते हैं कि जो श्रमिक निर्वाह क्षेत्र से हैं, जो अतिरिक्त श्रमिक निर्वाह क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको निर्वाह क्षेत्र से निकाल के औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र में ले जा सकते हैं, जिससे विकास तीव्र गति से हो जाता है। देखो, निर्वाह क्षेत्र में निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस रेखा चित्र को हम देखते हैं तो यहाँ एक्स अक्ष पे तो श्रमिकों की मात्रा लेबर ली हुई है तथा वाई अक्ष पे सीमांत उत्पादकता ली हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओ डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है वो निर्वाह मजदूरी है, जो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये जो निर्वाह मजदूरी का डब्ल्यू डैश, ये जो वक्र है, ये पूर्णतया लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी मजदूरी पे श्रम की असीमित पूर्ति है कि हम कितने भी श्रमिक काम में ले सकते हैं, कितने भी श्रमिक काम पे आ सकते हैं। इसमें अपन देखते हैं, और ये जो वक्र है ओ से यहाँ जो आ रहा है वो है सीमांत उत्पादकता वक्र। तो हम पढ़ते हैं कि सीमांत उत्पादकता पहले बढ़ती है,
पहले बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर घटती दर से बढ़ती है, अधिकतम होने के बाद वो क्या होने लग जाती है, कम। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो बिंदु है, इसके बाद, इस बिंदु के बाद क्या होता है, ON1 श्रमिक जहाँ लगे हुए हैं वहाँ तक तो सीमांत उत्पादकता क्या है, बढ़ रही है। लेकिन ON के आगे जो सीमांत उत्पादकता है वो मजदूरी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः ON के आगे के जो भी श्रमिक हैं, ON के आगे के श्रमिक कितना है, N और N1 N2, ये जो श्रमिक है इन श्रमिकों की सीमांत उत्पत्ति क्या होती है, लगभग शून्य होती है। अतः इन जो अधिक वाले जो श्रमिक हैं इनको हम पूंजीवादी क्षेत्र में भेज सकते हैं। यहाँ देखो WW निर्वाह क्षेत्र का मजदूरी वक्र है, ये जो है आपके सामने। यहाँ OW मजदूरी पर बिंदु N1 के बाद भी श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है। ये N1 बिंदु है, इसके बाद भी श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध है। लुईस के अनुसार N1 के बाद के श्रमिकों का ये विकास में महत्व है, क्योंकि इसके बाद के श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता या तो जीरो है या फिर जो है वो क्या है, जो सीमांत उत्पादकता है वो क्या है, मजदूरी से, निर्वाह मजदूरी से क्या हो रहा है, कम है। यहाँ देखो ये निर्वाह मजदूरी ये है और इससे सीमांत उत्पादकता वक्र क्या है, नीचा है। फलतः यह श्रम अनुत्पादक है, इसका उत्पादन में योगदान नहीं है। लुईस के अनुसार इस श्रम को उत्पादक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या कहेंगे कि श्रमिकों को बेहतर ढंग से प्रयोग किया जाए, या फिर भूमि की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि ये श्रमिक वहाँ कंज्यूम हो जाए, वहाँ इनका उपयोग हो सके, या फिर इसका उपयोग पूंजीवादी क्षेत्र में किया जा सकता है। श्रम को किस प्रकार उत्पादक बनाया जाए इसका हम निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो ये दो क्षेत्रों से दो रेखाचित्र बनाए हुए हैं, एक परंपरागत क्षेत्र है और एक आधुनिक क्षेत्र है। देखो परंपरागत क्षेत्र में ये कुल उत्पादन वक्र TPL है और नीचे सीमांत उत्पादकता वक्र और औसत उत्पादकता वक्र बनाए हुए हैं। अब अगर हम परंपरागत क्षेत्रों से कुछ श्रमिक आधुनिक क्षेत्र में ले जाते हैं, ये आधुनिक क्षेत्र का वक्र है TPA। जैसे ही हम श्रमिक ले जाएंगे तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, तो ये वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ होना क्या चाहिए एक्चुअल में, ये निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में कब जाएंगे, जब औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी WM हमेशा किससे ज़्यादा होगी, निर्वाह क्षेत्र से ज़्यादा होगी, WA। ये मजदूरी ज़्यादा है इसीलिए तो ये मजदूर वहाँ जाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ये मजदूरी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनको मजदूरों को निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में जाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो प्रोत्साहित नहीं होंगे। निर्वाह क्षेत्र से जैसे जैसे अनुत्पादक श्रम अनप्रोडक्टिव लेबर को पूंजीवादी क्षेत्र में लाया जाता है, वैसे वैसे पूंजीवादी क्षेत्र का कुल उत्पादन वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। यहाँ आपने वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, TP फर्स्ट A, फिर TPM डैश, TPM डबल डैश, ये वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो पूंजी संचय में भी वृद्धि होगी, पूंजी संचय में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि होगी और आर्थिक विकास का चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि निर्वाह क्षेत्र व आधुनिक क्षेत्र का अंतर क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि जो अतिरिक्त श्रम था, जो अनुत्पादक श्रम था, वो कहाँ आ जाता है, पूंजीवादी क्षेत्र में आ जाता है। और श्रम की पूर्ति जो ग्रामीण या निर्वाह क्षेत्र में क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यहाँ श्रम की पूर्ति कम होने के कारण जो पहले का क्षेत्र था, निर्वाह क्षेत्र था, वहाँ मजदूरी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। अब मजदूरी पहले जो औसत उत्पादन के हिसाब से मिलती थी, अब वो सीमांत उत्पादन के हिसाब द्वारा निर्धारित होने लग जाती है। वास्तव में निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी आधुनिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र से कम होनी चाहिए, ये क्योंकि ये प्रेरणादायक होना चाहिए। ये अंतर ये नहीं है कि ये जो है निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी है वो तो है 100 रुपये और पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी 110 रुपये, इनमें जो अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये निर्वाह क्षेत्र में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि वो शहर में जाए या जो पूंजीवादी क्षेत्र में जाए तो वहाँ उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, तो वो इजीली अपना प्लान कर सके, ताकि निर्वाह क्षेत्र से मजदूर पूंजीवादी क्षेत्र में आ सके।
लुईस का कहना है कि पूंजीवादी क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता ज़्यादा होती है उन पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी से। उनका ये कहना है कि जो मजदूर हम वहाँ ले जाएंगे उनको मजदूरी देंगे WM, जितनी उनको मजदूरी देते हैं उनसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा होने के कारण जो पूंजीपति है, जो भी उद्यमी है, जो भी उत्पादक है, उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। अतः इस क्षेत्र में अतिरेक उत्पन्न होता है और यह अतिरिक्त पूंजी परिसंपत्तियों में पुनः विनियोग कर दिया जाता है। तो यहाँ जैसे ही उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, मजदूरी उनको कम दे रहे हैं, तो लाभ होगा और उन लाभ को पुनः विनियोग कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, और अधिक कैपिटल फॉर्मेशन, अधिक पूंजी का निर्माण होगा। निर्वाह क्षेत्र से और अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लाभ होगा तो वो निर्वाह क्षेत्र में श्रमिक जो हैं उनको और अधिक रोजगार मिल जाएगा। पूंजीवादी अतिरेक भी बढ़ता जाता है। और ये पूंजीवादी अतिरेक कौन सा होता है, निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी कितनी थी, WA, यहाँ जो मजदूरी है वो कितनी है, WM। इन दोनों में जो अंतर है पूंजीवादी अतिरेक, ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास का चक्कर शुरू हो जाता है और विकास की ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक निर्वाह क्षेत्र के समस्त अतिरेक श्रम, जो अनुत्पादक श्रम जो था, को रोजगार नहीं मिल जाता है। अब इसका एक दूसरा तरीका है जो लुईस ने बताया था समझाने के लिए, अपना एक डायग्राम, इसमें डायग्राम देखते हैं अपन। ये जो डायग्राम है इसमें ये WA निर्वाह क्षेत्र का मजदूरी वक्र है जो पूर्णतया लोचदार है। ये WM पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी का वक्र है। तो ये यहाँ स्वाभाविक आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ WM ज़्यादा है किससे, WA से। इसका मतलब निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक पलायन तो कर जाएंगे पूंजीवादी क्षेत्र में। अब होगा क्या, तो पहला इनका जो वक्र है, सीमांत उत्पादकता वक्र, वो है P1 और Q1, P1 और Q1। तो यहाँ अपन देखते हैं चित्र में WA निर्वाह क्षेत्र की तथा WM पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी रेखा है, जहाँ WM ज़्यादा है, ग्रेटर देन WA से, कि निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी से ज़्यादा मजदूरी है पूंजीवादी क्षेत्र की। पूंजीवादी क्षेत्र में प्रारंभ में OL1 श्रमिक, ये देखो OL1 श्रमिक, यहाँ से यहाँ तक OL1 श्रमिक, इन OL1 श्रमिक जब कार्य करते हैं तो श्रम का सीमांत उत्पत्ति वक्र MP जो P1 Q1 है ये होगा, और इसमें कुल उत्पादन कितना होगा, अब देखना इसमें OL1 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जो वक्र है वो है P1 Q1, ये वाला है। तो यहाँ अपन ये देखेंगे कुल उत्पादन कितना है, तो कुल उत्पादन कितना है इन श्रमिकों के द्वारा किया गया, ये वाला उत्पादन, अर्थात OP1AL1, ये उनका क्या हो गया, कुल उत्पादन हो गया। अब वो कुल मजदूरी कितनी दे रहे हैं, तो ये मजदूरी दे रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ तक की मजदूरी का एरिया, WM A और L1, ये इतनी वो मजदूरी दे रहे हैं। कुल उत्पादन उनका उतना हो रहा है, तो कुल उत्पादन तो इतना हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है P1A L1O, ये वाला तो कुल उत्पादन हो रहा है, और वो मजदूरी दे रहे हैं ये इतनी सी, अर्थात उनको जो लाभ प्राप्त होगा वो कितना होगा, वो लाभ प्राप्त होगा ये वाला जो एरिया है वो उनका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये अतिरेक होगा पूंजीवादियों को। इस अतिरेक से वो क्या करेंगे, और अधिक श्रमिकों को लेंगे, तो श्रमिकों की मात्रा बढ़ के कितनी हो जाएगी, OL1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, OL2 होने से श्रमिकों की मात्रा OL2 हो जाएगी। OL2 होने से अब देखना इसमें कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, OL2C और यहाँ से P2, OL2C P2, ये जो कुल उत्पादन OL2C P2, ये तो हो जाएगा कुल उत्पादन। और अब कुल मजदूरी कितनी मिलेगी, कितनी मजदूरी देंगे वो, OL2CWM, ये वाली मजदूरी कुल उनको दे दी जाएगी। उत्पादन कुल हो रहा था इतना, मजदूरी दे रहे हैं इतनी, तो जो शेष क्या बच गया, शेष ये जो क्षेत्र बच गया यहाँ से,
यहाँ से शुरू होगा इसके नीचे वाला एरिया, ये जो क्षेत्र बच गया ये क्या हो जाएगा, पूंजीवादियों को क्या हो जाएगा, अतिरेक प्राप्त होगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। वो और अधिक श्रमिक लाते हैं, श्रमिकों की मात्रा बढ़ के OL3 हो जाएगी, तो यहाँ कुल जो उत्पादन होगा वो हो जाएगा OL3DP3, और जो मजदूरी लग रही है वो केवल इतनी लगेगी, और ये ऊपर वाला जो शेष है वो सब क्या हो जाएगा, अतिरेक प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं अपन, तो यहाँ कुल उत्पादन तो कितना हुआ OP1AL1, और कुल मजदूरी इतनी दी गई है, तो अतिरिक्त इन दोनों को अगर देखते हैं तो क्षेत्र WMAP1, ये वाला WM, ये गलती से यहाँ WW लिखा हुआ है, यहाँ WM होगा, WMAP1, ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त प्राप्त होगा। अब जब इस अतिरिक्त को पुनः निवेश किया जाता है तो श्रम का सीमांत उत्पत्ति वक्र ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगा, और नया वक्र P2Q2 जो अभी मैंने देखा है नीचे दिखाया आपको, यहाँ कुल उत्पादन कितना हो जाएगा OP2CL2, कुल उत्पादन OP2, यहाँ से शुरू होगा OP2 और ये C और L2, कुल उत्पादन तो ये हो गया, और कुल मजदूरी OWMCL2, तो अतिरिक्त कितना बच गया, WMP2 और C के बराबर उनके पास अतिरिक्त प्राप्त होगा, WMCP2 इसके बराबर उनको अतिरिक्त प्राप्त होगा। इससे पहले की अपेक्षा TP TW और अतिरिक्त में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पुनः इस अतिरिक्त का निवेश किया जाता है, इससे श्रम की सीमांत उत्पादन और अतिरिक्त में वृद्धि की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक निर्वाह क्षेत्र में श्रम की असीमित पूर्ति विद्यमान है। जैसे जैसे श्रमिक ग्रामीण एरिया या निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में आएंगे तो निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होने लग जाएगी। लुईस के अनुसार गैर कृषि को अपने विस्तार हेतु गैर कृषि क्षेत्र का मतलब यहाँ है पूंजीवादी क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र को अपने विस्तार हेतु सस्ते श्रम की पूर्ति निर्वाह क्षेत्र से होती है, तथा पूंजी निर्माण के साथ साथ पूंजीवादी क्षेत्र में अधिक श्रम को रोजगार देने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ मजदूरी WM मतलब औद्योगिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी किससे ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर जो एरिया है, जो निर्वाह क्षेत्र है उससे ज़्यादा होती है। फलतः निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम का गमन तब तक होता रहेगा जब तक निर्वाह क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी रहेगी, अर्थात असीमित श्रम की पूर्ति रहेगी। अब जब अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, कौन सी अर्थव्यवस्था में, दो सेक्टर थे ना, पहला सेक्टर निर्वाह क्षेत्र और दूसरा पूंजीवादी क्षेत्र। अब निर्वाह क्षेत्र में जो असीमित पूर्ति थी वो खत्म हो गई, जो छिपी हुई बेरोजगारी थी वो खत्म हो गई, सब शहरों की तरफ चले गए। तो लुईस के अनुसार यहाँ मोड़ का बिंदु आता है, और मोड़ का बिंदु आने का मतलब विकास की प्रक्रिया यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब ये मोड़ का बिंदु क्यों आता है और कैसे आता है, तो इसका अपन देखते हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा इसमें। यहाँ ये जो WA रेखा थी, ये मोड़ के बिंदु के कारण यहाँ से अगर, अब मान लो यहाँ से और ज़्यादा श्रमिक इनको लाने हो, यहाँ OL4 तक इन्होंने ला रखे हैं, OL4 तक ला रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने ला रखे हैं। अगर OL4 से ज़्यादा इनको श्रमिक लाने हैं और वहाँ निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो चुकी है, वहाँ जो छिपी हुई बेरोजगारी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तब अगर उन्हें श्रमिक लाने हैं तो उन्हें अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। इसका क्या कारण है, देखो श्रम की पूर्ति पूर्णतः लॉसदार थी, अब वो क्या हो गई है, कम लॉसदार हो गई है, अर्थात ये जो पूर्ति वक्र था, ये WW' जो पूर्णतः लॉसदार था वो यहाँ इस बिंदु से क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, अर्थात अगर और अधिक श्रमिक लगाएंगे तो वो उनको अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। अब श्रम की पूर्ति असीमित न होकर क्या हो गई है, सीमित हो गई है। श्रम की पूर्ति वक्र का ढाल शून्य न होकर, पूर्ति वक्र का ढाल जो शून्य था, जिसकी लोच अनंत थी, ये ढाल इसका शून्य था, WW' का, ये श्रम की पूर्ति वक्र था, इसका ढाल शून्य ना होकर क्या हो जाएगा, धनात्मक, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसका तात्पर्य है श्रम की अतिरिक्त पूर्ति उच्च मजदूरी दर पर संभव है। लुईस के अनुसार जो ही मोड़ का बिंदु आता है तो विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त। अब ये मोड़ का बिंदु ये इम्पोर्टेंट है, ये क्यों आता है, तो इसके 2-3 कारण हैं। पहले बात तो कि पूंजीवादी क्षेत्र जो है उसका विकास तेज़ी से होने लग गया है, तो
तेजी से विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ है? जो निर्वाह क्षेत्र है उससे मजदूर ला ला के मजदूर इसमें लाए हैं अपन, और ये पूंजीवादी क्षेत्र का विकास हुआ है। तो यहाँ निर्वाह क्षेत्र में श्रम की पूर्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। पहला कारण तो ये है मोड़ का बिंदु आने का। दूसरा, जो ये यहाँ पूंजीवादी क्षेत्र में जो भी श्रमिक थे उन्होंने अपना संगठन बना लिया और ऊंची मजदूरी की मांग करने लग गए। अब ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे तो ये वक्र हमेशा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। निर्वाह क्षेत्र का तेजी से विकास होने से अब निर्वाह क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि वहाँ निर्वाह जो क्षेत्र था वहाँ क्या हो गए, जो अतिरिक्त श्रम था वो तो चला गया शहर की तरफ या पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ। अब यहाँ विकास होने लग गया। विकास होने से क्या होगा, WA, यहाँ जो निर्वाह मजदूरी का स्तर था और यहाँ जो पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी का स्तर है, उनमें जो अंतर था वो क्या होने लग गया है? कम होने लग गया है। पहले ज़्यादा अंतर था, इसलिए गाँवों से लोग कहाँ जाते थे? शहरों में जाते थे। कहने का मतलब निर्वाह क्षेत्र से कहाँ जाते थे? पूंजीवादी क्षेत्र में। अब उनको ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, अतः श्रम का गमन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जनसंख्या वृद्धि दर भी धीमी हो गई है। ये सब क्या कारण है? मोड़ का बिंदु आने के कारण है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था में लुईस की असीमित पूर्ति का सिद्धांत।